आज के लेक्चर में हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट है जो बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो मोस्टली मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, इन सब के ऊपर काम करते हैं। ओके, तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के टिश्यू स्ट्रक्चर की बात करें हिस्टोलॉजिकली, तो इसमें दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक क्रोमोफोब सेल और एक क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफोब सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। मतलब अगर हम इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स के आधार पर स्ट्रक्चर हमने देखा था, WBC का भी स्ट्रक्चर देखा था कि वो ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। इट स्टेन्ड पुअरली। स्टेनिंग का मतलब क्या है कि हमने एक टिश्यू का पीस लिया है तो उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर किसी सॉल्यूशन में डिप करके और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसमें किसी प्रकार की स्टेनिंग हमें नहीं मिली, या हमें जो स्टेनिंग है वो कम मिली है। ओके, सेल्स आर नॉट सिक्रेटरी इन नेचर। इसकी सेल्स जो हैं वो सिक्रेटरी नेचर की नहीं होती। बिलीव टू बी प्रिकर्सर ऑफ क्रोमोफिल सेल्स, मतलब कि ये खुद कोई हार्मोन को सिक्रेट नहीं करती हैं, लेकिन ये भविष्य में क्रोमोफिल सेल्स में चेंज हो जाती हैं। क्रोमोफोब सेल क्रोमोफिल सेल्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब होता है रॉ मटेरियल, जैसे होता है ना, आगे किसी और को बनाने वाला। ठीक है, कंप्राइजेज अबाउट 50% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड के 50% पार्ट में क्रोमोफोब सेल्स पाई जाती हैं। क्रोमोफिल सेल्स वो जिसके अंदर ग्रेन्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं, डार्कली स्टेन्ड। इसकी जो स्टेनिंग होती है वो डार्क होती है। टू टाइप बेस्ड ऑन स्टेनिंग स्ट्रक्चर, अल्फा सेल और बीटा सेल, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक सेल्स। ठीक है, और दो तरीके बताए हैं, सोमेटोट्रॉफ और मेमोट्रॉफ्स। ठीक है, ये सिक्रेशन के आधार पे हैं कि कौन सी चीज़ क्या सिक्रेट करती है। बल्कि यहाँ होना चाहिए कि अल्फा सेल्स वो दो तरीके की हैं, अल्फा सेल सोमेटोट्रॉफ और मेमोट्रॉफ। इसी तरीके से बेसोफिल जो हैं वो गोनेडोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, जो जिस जिस हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो ये नाम किस तरीके से दिए गए कि जो गोनेड्स के लिए, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए हैं, तो LH और FSH जो सिक्रेट करेंगी वो गोनेडोट्रॉफ होंगी। थायरोट्रॉफ जो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करे, कॉर्टिकोट्रॉफ जो कॉर्टिकोइड एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH सिक्रेट करे। ओके, उसके बाद 5 टाइप बेस्ड ऑन सिक्रेटरी नेचर। सिक्रेटरी नेचर के आधार पर 5 टाइप होते हैं। सोमेटोट्रॉफ होंगे जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेंगे, कॉर्टिकोट्रॉफ जो ACTH सिक्रेट करेंगे, थायरोट्रॉफ जो TSH सिक्रेट करेंगे, गोनेडोट्रॉफ जो FSH और LH सिक्रेट करेंगे, और लैक्टोट्रॉफ जो प्रोलैक्टिन सिक्रेट करेंगे। तो
रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड को के जो सिक्रीशंस हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी प्रोसेस न्यूरो हॉर्मोन्स। ओके, न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन हैं? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, फिर ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड्स, इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, या इसे सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं। तो इनहिबिटिंग का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ को रोके। हम कहते हैं ना कि एक समय के बाद के भी 21 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ें हैं किसकी वजह से? क्योंकि इस एज के बाद ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ कर दिया है, जो कि एक्शन करेगा कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ताकि आगे ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो सके। दूसरा थायरोट्रोपिक हार्मोन, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी। ओके, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। और कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से? जो ऊपर अभी तक हमने नाम पढ़े, जिस तरीके की सेल्स हैं, सोमेटोट्रॉप्स हैं, ये हैं, तो उसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, बीटा लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये बीटा लिपोप्रोटीन को अभी ऐड किया गया है। बेसिकली 6 तरीके के हार्मोन ही एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ओके, तो ये देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन कौन कौन से होंगे? T3, T4, ठीक है। तो T3, T4 को रिलीज करने के लिए TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से जाता है। और थायराइड का काम क्या है कि ये मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, इसलिए ग्रोथ और मैचुरेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है, और इसका जो इफेक्ट है वो हर एक ऑर्गन तक होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रिंसिपली हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है, जिससे विच रेगुलेट स्ट्रेस रिस्पॉन्स विद द रिलीज ऑफ कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। तो कोर्टिसोल बेसिकली जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो ये रिलीज़ करता है। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। प्रोलैक्टिन जो ब्रेस्ट मिल्क को सिक्रीट करते हैं फीडिंग मदर्स में। फिर मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मिलेनिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एज सच ये एंटीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली कहीं सिक्रीट नहीं होते हैं। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे? ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू। भाई हाइट कैसे बढ़ेगी, वेट कैसे बढ़ेगा? जब हम बॉडी मास इंक्रीज करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो बोन की ग्रोथ को इंक्रीज करना, कार्टिलेजेस को, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब का स्टिमुलेशन ग्रोथ हार्मोन के द्वारा होता है।
इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा, ये एक तरीके का एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में तो क्या होगा, डिवीजन होता है, और एनाबॉलिज्म में दो सेल्स जुड़ती हैं आपस में। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब ये ग्रोथ के लिए काम करता है। इंक्रीज करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, जीआईटी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इनके एक्सक्रीशन को भी कम करता है ताकि ये शरीर से बाहर कम जा सके। ठीक है, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, तो ये कार्बोहाइड्रेट में हाइपरग्लाइसीमिया को प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी और ग्रोथ भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन हैज़ कैटाबॉलिक इफेक्ट। Okay, increases mobilization of fat from adipose tissue, stimulate gluconeogenesis, तो फैट से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया, वही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी सेल्स को, जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा बॉडी का। ऑन किडनीज, GFR डिक्रीजेज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है और रीनल ब्लड फ्लो को भी कम करता है, तो एक्सक्रीशन बेसिकली कम हो जाते हैं। थाइमस में ये थाइमस के ग्रोथ को बढ़ा देता है और मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ACTH क्या काम करेगा, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल, इनको सिक्रीट करता है। स्ट्रेस की कंडीशन में ये सिक्रीट होते हैं। और एल्डोस्टेरॉन जो आगे चल कर के टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करेंगे, उनके रेगुलेशन में भी इसका माइनर रोल रहता है। डेली आउटपुट ऑफ हार्मोन इज 10 Ng/dl, एक दिन में इतना सिक्रीट होता है। ACTH एक्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक AMP। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस से ये ACTH एक्ट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। ठीक है, ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ओवम का जो मैचुरेशन है, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, लेकिन उस तैयार ओवम को वहाँ से, उस फॉलिकल से निकालना, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। ठीक है, और मेल्स में ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन को। okay. और FSH देख लीजिए, FSH फीमेल्स में ओवरीज में फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ाता है। स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन के सिक्रीशंस को, और मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करता है। FSH और LH, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ये मिल्क सिक्रीशन को मेंटेन करता है, इनिशिएट करता है मेमरी ग्लैंड्स में। इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड डिपेंड ऑन द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो मिल्क प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, वो प्रोलैक्टिन करेगा, और इजेक्शन, मिल्क को बाहर प्रोड्यूस करना, ये ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ की मांसपेशियों में आकुंचन और प्रसारण की प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है,
तो memory glands have been primed by estrogen, progesterone, glucocorticoids, growth hormone, thyroxine and insulin. ठीक है, तो इन सब का इफेक्ट रहता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, इन सभी हार्मोन का इफेक्ट जो है वो मेमोरी ग्लैंड पर होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये T3 और T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस TSH के कंट्रोल को, TSH के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से भी पहले थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जरूरी होता है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, और TSH के सिक्रेट होने के बाद T3 T4 सिक्रेट होते हैं। मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्किन पिगमेंटेशन और हेयर पिगमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, इसे अभी ऐड किया गया है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जैसे उसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहा, इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ से हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं। दो ही हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं। ओके, तो यहाँ से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हैं। हार्मोन्स नॉन क्लासिकली एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आजकल जो अभी नई स्टडीज़ आई हैं इसमें तो यही कहा जाता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है, या जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, बेसिकली वो हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। और ये बात तो है ही कि ये जो हार्मोन हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ये हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज होते हैं, यहाँ से सिर्फ उनका सिक्रीशन होता है। ओके, तो यहाँ क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होते हैं और रिलीज़ होते हैं। इनका निर्माण कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस में होगा। ठीक है, तो कौन से हार्मोन हैं, ऑक्सीटोसिन हैं और वैसोप्रेसिन हैं। तो ऑक्सीटोसिन में क्या, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये पार्ट है हाइपोथैलेमस का, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिंथेसाइज होता है, बनता है। ठीक है, और इट रिलीज इन लार्ज अमाउंट आफ्टर डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स एंड यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। तो इस हार्मोन का मैंने आपको काम बताया, ये जब भी रिलीज होगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, मसल्स को जल्दी जल्दी संकुचित करेगा शीघ्रता से। तो ये कब होता है, जब डिलीवरी होती है, लेबर होता है, तो उस टाइम पर सर्विक्स को डिस्टेंड करने के लिए, सर्विक्स के डिस्टेंशन के लिए ऑक्सीटोसिन ज़रूरी होता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में मिल्क के इजेक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन ज़रूरी होता है। तो देखिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी था, प्रोलैक्टिन ज़रूरी था, और मिल्क के इजेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीटोसिन ज़रूरी है। ठीक है, और अभी कुछ स्टडीज़ हुई हैं, उनमें ऐसा भी देखा जाता है कि ऑक्सीटोसिन का रोल बिहेवियर में भी है। ठीक है, सोशल रिकॉग्निशन, ठीक है, और पेयर बॉन्डिंग, एंग्जाइटी, मैटरनल बिहेवियर्स, इन सब चीज़ों में भी ऑक्सीटोसिन का रोल देखा गया है। वैसोप्रेसिन को क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है। डायूरेटिक क्या होगा, जो यूरिन को प्रमोट करे, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को आने दे, एक्सक्रीशन बढ़ाए। एंटी डायूरेटिक क्या है, इन सब को रोक देगा। ठीक है, शरीर को में पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रहने देता है। तो इससे क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इससे
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो वापस ब्लड के अंदर रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को देखते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉमन डिसऑर्डर्स क्या होंगी? पिट्यूटरी के ट्यूमर्स हो सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो क्या हो सकता है, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बने तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं गाइग्नेटिज्म, द ग्रेट खली। ठीक है, तो ग्रेट खली जो है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है वो उसको एक बीमारी है बेसिकली गाइग्नेटिज्म। इसी तरीके से अगर ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल ना बने तो वो ड्वार्फिज्म, जो छोटे और बौने लोग होते हैं वो ड्वार्फ कहे जाते हैं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है कि पिट्यूटरी हार्मोन के सारे ही हार्मोन कम रिलीज़ हों, पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन कम रिलीज़ हों। ठीक है, एम्प्टी सेला सिंड्रोम, सेला टर्शिका वो कैविटी होती है जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, अगर ये ग्लैंड वहाँ ना हो तब हम इसे एम्प्टी सेला सिंड्रोम कहते हैं। रेयर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में एक्रोमेगैली हो सकती है, गाइग्नेटिज्म हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, नेल्सन सिंड्रोम, ये सब चीज़ें पाई जा सकती हैं। तो इनके बारे में सिर्फ हमें एक नाम तक की जानकारी ही ज़्यादा रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये हमें पैथोलॉजी में ही पूछे जाते हैं। फिर भी इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो तो उस डिज़ीज़ को हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।